अच्छा, ये होमवर्क क्वेश्चन दिया था, आप लोगों ने किया? हो गया सर जी। कराने की जरूरत है या नहीं? नो सर। जिसने किया एक बार थम्स अप कर दो फटाफट से, विदाउट टाइम वेस्टिंग। सिर्फ एक ही बच्चे ने करा है, बाकी यार इसको अटेम्प्ट करो, बहुत इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मैं कल दोबारा आपसे फॉलो अप लूंगा इसका। ये वाला बहुत इजी क्वेश्चन है, ये वाला तो किसी ने भी नहीं करा। ऐसे क्लास लेने का क्या फायदा अगर आप मेरी बात नहीं मान रहे, जो मैं कुछ काम दे रहा हूँ वो नहीं कर रहे, क्या फायदा है ऐसे बताओ। अच्छा अभी बताओ, कुलम्स लो इन चार ऑप्शन में से किसके साथ मैच हो रहा है? फर्स्ट ऑप्शन किसके, फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन के साथ। गॉस लो किसके साथ मैच हो रहा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज। बस ये करना था। कोई ज्यादा होमवर्क भी नहीं दे रहा मैं आप लोगों को कि आपके पास टाइम ना हो करने के लिए, ऐसा भी नहीं है। अगर आप अभी पार्ट उस लेवल की सीरियसनेस नहीं ला रहे, जिस लेवल की सीरियसनेस आपकी एग्जाम में चाहिए, तो धीरे धीरे सिलेबस पाइल अप होता जाएगा। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ढील मत बरतो। जो काम क्लास का है क्लास में करो, जो काम होमवर्क है वो होमवर्क में करो, खत्म। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ गोस्ट। कि हमने जो अभी तक गोस्ट लॉ पढ़ा है, उस गोस्ट लॉ की एप्लीकेशंस क्या है, हम क्या कर सकते हैं उससे? तो इसका आंसर है कि गोस्ट लॉ की हेल्प से ना हम इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशंस। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशंस किसके लिए कर सकते हैं? हम वो इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन सिमेट्रिक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन से कर सकते हैं। सिमेट्रिक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। तो वो सिमेट्रिक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन सी है? जैसे आपको क्लास में जो, क्या नाम है सर का, क्या नाम बोल रहा है आपके फिजिक्स टीचर का, उन्होंने भी कराई है इसकी डेरिवेशन। वन इज इनफाइनाइट लाइन। अगर आपके पास इनफाइनाइट लाइन है, लाइन ऑफ चार्ज, तो उसके लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते। इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज का क्या मैंने आपको रिजल्ट बताया, किसी को याद है? नहीं। अगर आपके पास एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, किसी को याद है? नहीं। अगर इनफाइनाइट लाइन चार्ज है जिसका लैम्डा कांस्टेंट, किसी को याद है या नहीं? हैंड रेज करो। ना आवाज नहीं आ रही प्रवीण आपकी। ऐसी क्लास में ब्लैंक होके बैठोगे तो क्या फायदा? हेलो सर, सुजल, आपको याद है रिजल्ट? याद है? डेरिवेशन नहीं पूछो। सर लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। हाँ ठीक है, ये तो बोल सकते हो 2 के लैम्डा बाय आर। प्रवीण को तो याद है ही, वो उसने तो जवाब दे दिया। नेक्स्ट इज इनफाइनाइट शीट। अगर आपके पास एक इनफाइनाइट शीट है, इनफाइनाइट शीट, तो शीट की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। नेक्स्ट इज आपके पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। तो वो कंडक्टिंग स्फीयर होलो भी हो सकता है, जिसे हम शेल बोलते हैं, या फिर सॉलिड भी हो सकता है। इनकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी होती है यूजिंग द गॉस लॉ। ये आपके सीबीएसई, आपको तो सीबीएसई है ये, और सीबीएसई में तो आता है, आपके डीबीएसई में भी इसमें से डेरिवेशन आने के चांस। अब मुझे आप लोगों से ये जानना है, ये जो केसेस है इनकी डेरिवेशन आपको करा दी गई है या नहीं कराई है? करा दिए सर। करा दी गई है इनकी डेरिवेशन। सर स्पेयर की कराई है, स्पेयर और वायर की। स्फीयर और वायर की, शीट की नहीं कराई? स्टेट का शायद रिजल्ट लिखवा दिया था। रिजल्ट लिखवा दिया था, ठीक है। तो अभी आपका क्या चॉइस है, हम डेरिवेशनल करके फिर न्यूमेरिकल्स पे चलें, या
कंक्लूजन रिजल्ट्स डिस्कस करके फिर न्यूमेरिकल्स पे चले, क्योंकि हमारे एग्जाम में न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है। डेरिवेशन कर लेते हैं, याद रहता है। ठीक है, तो डेरिवेशन से स्टार्ट, डेरिवेशन करें एक बार, थम्स अप कर दो। ठीक है, तो डेरिवेशन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस इज इनफाइनाइट लाइन चार्ट्स की हो गई थी या मैं करा? बता दो, फ्रैंकली बोल दो। शीट की करवा दो, इसकी करा दो, शीट की। शीट की तो करा दूंगा, वो आपको पढ़ाया नहीं गया। इनफाइनाइट लाइन चार्ट्स की कराऊं या ना करूं? करवा दो वो भी। करवा दो वो भी। चलो मैं करा देता हूँ, एक एक्स्ट्रा क्लास दे देना मुझे आज प्लीज, ताकि हमारा खत्म हो जाए चैप्टर। इस क्लास के 15 मिनट बाद रखना एक्स्ट्रा क्लास, न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे उसमें, चैप्टर खत्म हो जाएगा। जल्दी बताओ, 2 ही बच्चों की वो है। इस क्लास के बाद रख लें 15-20 मिनट बाद, 15 मिनट 20 मिनट, ठीक है, ताकि ये चैप्टर खत्म हो जाए फटाफट से। फिर इसलिए मेरे पास एक 90 क्वेश्चंस की शीट है, 90 क्वेश्चंस, 90 पता नहीं 100 होगी, वो शीट हम सोल्व कर लेंगे मिलके। कुछ क्वेश्चंस आप करना, कुछ साथ में मिलके सेशन कर लें। तो अभी स्टार्ट करते हैं, हमारे ऑलरेडी 13 मिनट हो चुके हैं, राइट, 12 मिनट। तो स्टार्ट करते हैं इनफाइनाइट लाइन चार्ज। अगर आपके पास इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, उसकी वजह से आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो आप कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले काम क्या होता है, सबसे पहले हमने मान लिया हमारी एक इनफाइनाइट लाइन चल रही है, ये इन्फिनिटी तक एक्सटेंड है। लेट्स से मेरी एक प्लस लाइन चार्ज है जो कि इन्फिनिटी तक एक्सटेंड है। अब मैंने बोला कि गॉस लॉ का एप्लीकेशंस क्या है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन निकाल देते हैं, सिमेट्रिक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। और इसको निकालने का प्रोसेस क्या होता है? इसके निकालने का प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास कोई भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, वो इनफाइनाइट लाइन चार्ज भी हो सकता है, वो इनफाइनाइट शीट भी हो सकता है, वो स्फीयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ रेफरेंस के, वो शीट हो सकता है, वो लाइन चार्ज हो सकता है, वो स्फीयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके अराउंड वी कंसीडर गॉसियन सरफेस, वी कंसीडर सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस, सिमेट्रिक। मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, ये प्रोसेस सारी की सारी डेरिवेशन में यूज होनी है। सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस, यहाँ वर्ड सिमेट्रिक को मैं हाईलाइट कर दूँ, ठीक है। और इस सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस के बाद हम गॉस लॉ अप्लाई अप्लाई। अभी बात आती है व्हाट इज सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस। देखो जरा ध्यान से देखो, हमारा गॉस लॉ क्या होता है? गॉस लॉ होता है इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस E डॉट ds इज इक्वल टू q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन, ठीक है। जब मैं बात कर रहा हूँ सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस की, तो सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस में एक्चुअली मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ, जो मेरा गॉसियन सरफेस है at every point of Gaussian surface, at every point of Gaussian surface दो चीजें होनी चाहिए, दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फर्स्ट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट हर गॉसियन सरफेस पर, गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए। सेकंड इज एट एवरी पॉइंट थीटा व्हिच इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड ds वेक्टर। इससे गॉस लॉ की हेल्प से हम जितने भी डेरिवेशन करते हैं उसके लिए हम एक कंडीशन चूज करते हैं कि हमारा गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक यानी कि एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड ds वेक्टर इज सेम, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए।
ये जो मैंने चीज लिखवाई है एक्सप्लिसिटली बहुत कम लोग बताते हैं, हालांकि जहां से आप पढ़ रहे हो वहां से शायद बताया जाए आपको, पर जनरली ये चीज बहुत कम लोग बताते हैं। अब देखो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है मेरी, जरा ध्यान से देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ds वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू q इनवर्स बाय एप्सिलॉन, ऐसा लिख सकता हूँ। अब देखो क्योंकि ये तो मेरा कांस्टेंट है पूरे के पूरे गॉसियन सरफेस पे, और ये एंगल भी कांस्टेंट है पूरे के पूरे गॉसियन सरफेस पे, तो मैं इनको इंटीग्रेशन से बाहर निकालूंगा, और इंटीग्रेशन ऑफ ds, क्योंकि ये तो हमारा ds एलिमेंट है, विल बी इक्वल टू q इनवर्स बाय एप्सिलॉन। अब कुछ नहीं करना, ये मेरा कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट cos ऑफ थीटा इंटीग्रेशन ds। आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली ये देखना है, सबसे पहला काम क्या करना है, आपको अपना गॉसियन सरफेस बनाना है। सबसे पहले आपको गॉसियन सरफेस बनाना है, और उस गॉसियन सरफेस को इस तरह से बनाना है कि वो गॉसियन सरफेस आपका सिमेट्रिक। अभी ये जो मैं थ्योरी आपको बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली हर एक डेरिवेशन में फॉलो होगी। ये जो थ्योरी मैं आपको करा रहा हूँ, ये हर एक डेरिवेशन में फॉलो होगी, ताकि आपको हर एक डेरिवेशन में क्रैम ना करना पड़े, इसलिए मैंने आपको एक जनरल अप्रोच बता दिया। सबसे पहला काम क्या होगा, सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस निकालना है, और उसके बाद क्यू एनक्लोज निकालना है कि कितना चार्ज एनक्लोज होगा उस गॉसियन सरफेस का। अगर चार्ज एनक्लोज पता चल गया, एप्सिलॉन नॉट पता चल गया, cos थीटा आपको पता ही चल जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको इलेक्ट्रिक। अब ये जो मैंने आपको राम कहानी बताई है, ये बोरिंग इसलिए लग रही है क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज है। अभी मैं इसको प्रैक्टिकल चीज में अप्लाई करता हूँ। देखो मैं यही स्टेप्स फॉलो करूँ। सबसे पहला काम, मैं एक गॉसियन सरफेस, सबसे पहले मेरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मेरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद मैंने बोला कि मैं एक गॉसियन सरफेस, अब इसके अराउंड मुझे गॉसियन सरफेस लेना सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस कैसा होगा, एक इनफाइनाइट सिलेंडर की फॉर्म, एक इनफाइनाइट साइज का सिलेंडर ले लिया मैंने, जो कि इसको एनक्लोज कर। लेट्स से मुझे किसी r डिस्टेंस पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ किसी r डिस्टेंस पे, यहाँ से किसी r डिस्टेंस, तो मैंने गॉसियन सरफेस ले लिया, इनफाइनाइट सिलेंडर, इनफाइनाइट सिलेंडर मैंने गॉसियन सरफेस ले लिया। अब जरा आप ध्यान से देखो इसको, अगर मैं टॉप से देखूं, टॉप व्यू, इसके टॉप से देखूं, तो टॉप से, अगर मैं इसको यहाँ टॉप से देखूं तो मुझे क्या दिखेगा, मुझे एक सर्कल दिखेगा टॉप से, और उस सर्कल से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये बेसिकली जो मैंने डॉट बनाया है, ये डॉट वो लाइन चार्ज है, ये वो लाइन चार्ज है ये, क्योंकि ऊपर से देखूंगा तो मुझे एक डॉट दिखाई देगा, और मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न देखूंगा तो कुछ इस तरह से जाएगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज। आई होप आप विजुअलाइज कर पा रहे हो। अब मैंने बोला था कि गॉसियन सरफेस वो कौन सरफेस है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है। यहाँ r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सबका कांस्टेंट है, मतलब r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो क्या आप डेरिवेशन क्या करके आए हो, 2k लैम्डा बाय r, जो हमने इनफाइनाइट शीट का रिजल्ट दिया। तो यहाँ भी डिस्टेंस r है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 2k बाय लैम्डा बाय r। यहाँ भी डिस्टेंस r है, इलेक्ट्रिक फील्ड है 2k लैम्डा बाय r। यहाँ पे डिस्टेंस आ रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस आ रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस। अब जरा ध्यान से देखो, हर पॉइंट पे फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि इस तरह से गॉसियन सरफेस लेना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो। सेकंड इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds से, यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस ले लो, इस सरफेस का नॉर्मल वेक्टर है ये, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल वेक्टर के बीच में 0 डिग्री है। यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस ले लेती हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल वेक्टर के बीच में एंगल है 0। यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस ले लेती हूँ,
यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल है। तो कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लो, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और सरफेस वेक्टर के बीच का एंगल है। अब बात करते हैं, उसके बाद मैंने वो क्या बोला था, उसके बाद गॉस लॉ अप्लाई करते हैं। अगर मैं गॉस लॉ अप्लाई करता हूँ, गॉस लॉ सेज इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस E dot ds is equal to q enclosed by epsilon। ये हमारी गॉस लॉ स्टेटमेंट। अब जरा ध्यान से देखो, ये सिलेंडर इनफाइनाइट तक जाएगा, ऊपर इनफाइनाइट तक। इस सिलेंडर के 3 सरफेस है। वन इज ये वाला फर्स्ट सरफेस इज कर्व्ड सरफेस एरिया। सेकंड इज दिस फ्लैट सरफेस एरिया। कलर मैं चेंज कर लेता हूं, डिस्टिंक्शन। एंड थर्ड इज आल्सो दिस फ्लैट सरफेस। ये सेकंड है, ये फर्स्ट। तो ये जो क्लोज इंटीग्रल है ना, इसको हम ओपन इंटीग्रल में तोड़ सकते हैं। कैसे? इंटीग्रेशन E डॉट ds1 for surface 1 plus integration E dot ds2 for surface 2 plus integration E dot ds3 for surface 3 is equal to q enclosed। अब इस पूरे के पूरे इनफाइनाइट सिलेंडर में कितना चार्ज एनक्लोज है? लेट्स से सिलेंडर की लेंथ है l। इनफाइनाइट लेंथ मींस l इज वेरी लार्ज। लेट्स से इसकी लेंथ है l, वो बात अलग है l बहुत लार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना बन जाएगा? लैम्डा l बाय एप्सिलॉन। अब चीजों को सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। जरा ध्यान से देखो, ये जो फ्लैट सरफेस है, ये वाला फ्लैट सरफेस, यहाँ पे इसका नॉर्मल कैसे बनेगा? इसका नॉर्मल बनेगा ऐसे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो सारी की सारी ऐसे है, तो एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो कोस 90 कितना होता है? 0 डिग्री। तो सरफेस 2 का जो इंटीग्रल है ये तो कट जाएगा, खत्म हो। सेकेंडली जो मेरा सरफेस 3 है, यहाँ भी नॉर्मल ऐसे 90 डिग्री बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो ये भी मेरा कट जाएगा। और जो सरफेस 1 है, इस सरफेस 1 पे जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल वेक्टर के बीच में 0 डिग्री का एंगल। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ थीटा यानी कि 0 डिग्री इंटीग्रेशन ऑफ द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू लैम्डा l बाय एप्सिलॉन। आप मुझे बता सकते हो कि किसी भी सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? 2 pi r n। 2 पाई आर है। तो सिंपली मैंने E को E लिख दिया, ये क्या बन जाएगा मेरा? 2 पाई आर एल डिवाइड बाय लैम्डा l बाय एप्सिलॉन। इसको सोल्व करूंगा तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा? बताओ कितना बन रहा है? l से l कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन। या इसको एक और सिंपलर फॉर्म दे सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा 2k लैम्डा। अभी बताओ समझ आया नहीं? एक ही बच्चे को समझ आया? तो अगर आपके पास एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, उस इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से किसी r डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा? 2k। और एक्चुअली r रेडियस नहीं है इसकी, तो ये रेडियस इस गॉसियन सरफेस की रेडियस, तो इसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट करना ज्यादा सही है। इसको स्मॉल r से तो ये समझ में आया? तो आगे चलें। आगे इसके बाद किसकी करें बताओ? तो इसका एक ग्राफ रहता है कि अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, अगर मेरे पास एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, बहुत पतली, मैंने इस फाइनाइट इसलिए बनाई है ताकि मुझे ग्राफ ड्रॉ करना। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ दूंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से वेरी,
1/r वेरिएशन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है 2k लैम्डा बाय r, तो 1/r वेरिएशन जो, और r एक्चुअली क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम द वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम द वायर, इसको कुछ सही बात है नहीं। अगर मैं यहीं पे अपनी एक्सेस तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसे, जस्ट बिल्कुल क्लोज टू वायर, वायर के बिल्कुल क्लोज में इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू इंफिनिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ये क्लियर हुआ तो बताओ आगे चलो। तो बच्चों को समझ में आ रहा है, शिखा को भी समझ में आ रहा है। सर ये लास्ट वाला ग्राफ कैसे बनाएगा बता दो। कुछ नहीं, मतलब ये जो चीज थी ना, ये वायर यहाँ से भी 1/r वेरिएशन फॉलो हो रही है, और यहाँ से 1/r, सर मतलब हाँ सर जो आपने अभी जो इनफाइनाइट लाइन के लिए आपने इनफाइनाइट सिलेंडर यूज किया, तो उसके लिए जरूरी है इनफाइनाइट? हम फाइनाइट भी तो यूज कर सकते थे। नहीं, इनफाइनाइट यूज करोगे उसके लिए ना, इसका भी रीजन होता है, हम एज इफेक्ट्स आ जाते हैं। अगर हम फाइनाइट यूज करेंगे ना, तो यहाँ पे मतलब हमें क्या करना है, हम पूरे के पूरे चार्ज कॉन्फ़िगरेशन को कवर करते हैं ना, तो अगर इन्फिनिटी तक वायर जा रही है तो मुझे इन्फिनिटी तक कवर करो, पूरी की पूरी वायर को कवर करो, ताकि एज इफेक्ट्स को कंसीडरेशन, ठीक है। हेलो सर कौन सा इफेक्ट? एज, एज, क्योंकि अगर हमारी कोई भी फाइनाइट वायर होती है ना, जैसे हमने फाइनाइट वायर ले ली, तो ये जो एज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने देखा था यहाँ पे, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी, एक थी अवे फ्रॉम चार्ज, एक दिस अवे फ्रॉम चार्ज, मतलब ये पैरेलल कंपोनेंट ना आए, इसको बोलते हैं एज इफेक्ट्स, हमारा पैरेलल कंपोनेंट नहीं है। अगर मैं इस वायर के अगेंस्ट सेंटर में चला जाऊंगा, तो हमने पढ़ा था अगर हम वायर के मिडल में बात करते हैं, इवन फाइनाइट वायर हो, तो हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट आता है, पैरेलल नहीं। या बोल सकते हैं सिंपली हमें इस पूरी वायर को कवर करना है, तो मैं कंप्लीट गॉसियन सरफेस ले, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट पढ़े, नेक्स्ट इज टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू conducting sphere या फिर conducting shell। कंडक्ट, अब हम सिर्फ कंडक्टिंग की बात करते हैं, ठीक है। जब हम कंडक्टर्स की बात करते हैं ना, लेट्स से हमारे पास एक सॉलिड कंडक्टर है, मान लो एक बार, पहले मैं आपको बता दूं कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, कंडक्टिंग स्फीयर और कंडक्टिंग शेल। जब मैं स्फीयर की बात कर रहा हूँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो मेरा पूरा का पूरा मटेरियल है, अंदर से मेटल का ही है, सारा का सारा मटेरियल मेटल का, ठीक है, अंदर से पूरा का पूरा। ये शेल नहीं है, सिर्फ सरफेस एरिया नहीं, अंदर वॉल्यूम भी भरा हुआ है इसका मेटल से, मेटालिक वॉल्यूम। अब एक बात बताओ, एक जो प्रॉपर्टी है कंडक्टर्स की, लेट्स से मैंने इस कंडक्टर को कुछ भी चार्ज दिया, प्लस प्लस प्लस, कंडक्टर्स की एक प्रॉपर्टी है, तो क्या प्रॉपर्टी है, एनी चार्ज given to conductor comes to its outer surface। अगर आप किसी भी कंडक्टर को कोई भी चार्ज दे दे, वो उसके आउटर सरफेस पे आ जाएगा। वो कंडक्टर किसी भी शेप को आ सकता है, लेट्स से मैंने एक रैंडम शेप का कंडक्टर बता दिया और इसको मैंने कुछ चार्ज दिया, तो फाइनली क्या होगा, ये चार्ज यहाँ से हट के सारा का सारा चार्ज इसके सरफेस पे आ जाएगा, सारा का सारा चार्ज इसके सरफेस पे आ जाएगा, कंप्लीट यहाँ सरफेस, ठीक है। तो इसलिए मैंने टॉपिक एक ही बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर, या तो आपका एक कंडक्टिंग स्फीयर है या फिर कंडक्टिंग शेल।
अगर कंडक्टिंग स्फीयर भी है तो सारा का सारा जितना भी चार्ज है ना ये इसके आउटर सरफेस पे आता है, अंदर कुछ भी चार्ज नहीं। हालांकि नॉन कंडक्टिंग में ऐसा नहीं होता, नॉन कंडक्टिंग में जो चार्ज यहाँ पे है वो वहीं पे रहता है, ठीक है। तो अगर लेट्स से हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है या कंडक्टिंग शेल है तो होगा क्या, शेल मतलब जिसका सिर्फ आउटर सरफेस है, तो होगा क्या, अगर मैंने इसको कुछ भी चार्ज दिया तो सारा का सारा चार्ज, द एंटायर चार्ज विल कम ऑन इट्स सरफेस, आउटर सरफेस। अब इसके केस में दो दो कंडीशन है, वन इज दो केस है, मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन, फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड स्फीयर। मुझे स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो अंदर कोई भी पॉइंट हो सकता है, वो पॉइंट यहाँ पे हो सकता है, वो पॉइंट यहाँ पे हो सकता है। लेट्स से मैं इस पॉइंट को कंसीडर करूं, इस आर डिस्टेंस, इसके लिए क्या करूंगा, मैं अगेन एक गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस। ये मैंने गॉसियन, ये क्या है मेरा गॉसियन सरफेस, वही सेम स्टेप्स फॉलो करो। गॉसियन सरफेस, सबसे पहला काम क्या होता है, गॉसियन सरफेस बनाना। और गॉसियन सरफेस क्या होता है, कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक, यानी कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डीएस वेक्टर के बीच में एंगल सेम होनी चाहिए और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे गॉस लॉ लगाऊं, E डॉट ds इज इक्वल टू q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। तो जरा मुझे एक बात बताओ, इस गॉसियन सरफेस के अंदर क्या कोई चार्ज है क्या? नो सर। इस गॉसियन के सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं। तो अगर मेरा q इनक्लोज्ड 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कुछ है। इसका मतलब जब आपको याद हो, मैंने आपको इनिशियली एक प्रॉपर्टी बताई थी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज 0, वो प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज होता है कि अगर आपके पास एक कंडक्टिंग शेल है, उस कंडक्टिंग शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ये चीज हम गॉस लॉ से भी प्रूव कर सकते हैं। समझ में आया? क्योंकि इस जिस भी पॉइंट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है उस पॉइंट में हम एक सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं, और गॉसियन सरफेस बनाने के बाद गॉस थ्योरम लगाते हैं और गॉस थ्योरम हमें आंसर देते हैं। अगेन मैंने यहाँ पे पी पॉइंट पे गॉसियन सरफेस बनाया, और गॉसियन सरफेस बनाया, मैंने देखा इस गॉसियन सरफेस के अंदर कुछ भी चार्ज नहीं है, तो कुछ भी चार्ज नहीं है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। सो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए डिस्टेंस फॉर ए पॉइंट पी, वो पॉइंट पी कहाँ लिया करता है, पॉइंट का डिस्टेंस r इज लेस देन, इसका मतलब है अगर ये स्फीयर की रेडियस है, r इज माय डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो मेरा कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर। तो एक ऐसा पॉइंट जो कि स्फीयर के अंदर लाई कर रहा है, उस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ये चीज समझ में आई या नहीं? समझ में आई तो थम्स अप कर दो, आगे। अदिति समझ में आया? ख्वाहिश? यस सर। ठीक है। सेकंड इज सेम, मेरे पास कंडक्टिंग स्फीयर है। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन इज माय पॉइंट इज लाइन, ये मेरा कंडक्टिंग स्फीयर है। अब मेरा पॉइंट जो है आउटसाइड लाई कर रहा है, ये इसकी रेडियस है R। अब मेरा पॉइंट कहीं पे आउटसाइड लाई कर रहा है, आउटसाइड से, तो आउटसाइड कहीं भी हो सकता है। माइंड में एक डाउट आता है, सर आपने इतनी पास में क्यों लिया? आप कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, बेसिकली इसके बाहर एक पॉइंट होगा और इसके अंदर एक, अंदर भी कहीं भी हो सकता है, बाहर भी कहीं। तो लेट्स से मैंने यहाँ एक फ्रीक्वेंसी किया। अब क्या स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स होते हैं ये, इसको मैं एक बार चार्ज देता हूँ। क्या स्टेप्स होते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है हम एक सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस लेते हैं।
तो मैं इसके अराउंड एक सिमेट्रिक क्वेश्चन सरफेस ले लूं। मैंने इसके अराउंड एक सिमेट्रिक क्वेश्चन सरफेस। सिमेट्रिक क्वेश्चन सरफेस की क्या कंडीशन थी? सबसे पहली कंडीशन थी इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी कांस्टेंट एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द क्वेश्चन सरफेस। सेकंड पॉइंट था कि जो एंगल थीटा था इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और दिए वेक्टर के बीच में हर पॉइंट पे थीटा सेम होना चाहिए। अब देखो जरा, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहता है। आप देख पा रहे हो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ये छोटा सा सरफेस वेक्टर, इनके बीच में सेम एंगल। वो एंगल कितना है? 0। लेट्स से डिस्टेंस है r, इस पॉइंट का डिस्टेंस है r। अब दो काम हमने कर दिए, तीसरा काम क्या है? गॉस लॉ लगाना है। इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड सरफेस E dot ds is equal to q enclosed by epsilon। सिंपली मैं इस पे बोल देता हूँ, इस पे q अमाउंट ऑफ चार्ज है। बस इसको सोल्व कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ds का मैग्नीट्यूड, cos ऑफ थीटा। cos मेरा 0 डिग्री बन रहा है हर पॉइंट। चार्ज कितना है? q चार्ज एनक्लोज्ड है एप्सिलॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। cos 0 मेरा कौन होता है? इंटीग्रेशन ओवर ds is equal to q by epsilon। ठीक है, बस अब एक बात बताओ, इस ds का इंटीग्रेशन क्या है? ये जो गॉसियन सरफेस है इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? ये एक स्फेरिकल सरफेस है, क्या वैल्यू बनेगी इसकी? सर एरिया लेंगे ना। हाँ, क्या एरिया होता है? 4 पाई r 4 पाई r स्क्वायर into 4 pi r is equal to 3 pi r। तो ये क्या बन गया मेरा? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड q by 4 pi epsilon नॉट pi r स्क्वायर। या इसको और कन्वीनियंट टर्म में लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या बने? ठीक, देखो कितना ब्यूटीफुल रिजल्ट डिराइव होगा। अब इसको एनालाइज करते हैं, हमने क्या रिजल्ट डिराइव। मान लो मेरे पास एक सिलेंड्रिकल स्फेरिकल शेल है या फिर स्फेरिकल स्फीयर है। स्फेरिकल शेल या फिर कंडक्टिंग स्फीयर, या तो कंडक्टिंग स्फीयर होगा या स्फेरिकल शेल। शेल हमारी कंडक्टिंग भी हो सकती है, नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग ऐसे नॉन कंडक्टिंग, क्योंकि शेल है चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, चार्ज हमारे सरफेस पे। मैं सेंटर से चलने लगा, चलता गया, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई इलेक्ट्रिक। ठीक है, जैसे ही मैं सरफेस पे आया इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा, और जैसे ही बाहर जाने लगा इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कितना हो जाएगा? q by r। और समझने वाली बात या ध्यान देने वाली बात यह है, हालांकि चार्ज तो यहाँ पे रखा हुआ है, डिस्टेंस सेंटर से कहते हैं, डिस्टेंस सेंटर से कहते हैं। तो अगर मैं इसका ग्राफ लूं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का, तो मुझे कैसा ग्राफ मिलेगा? अगर लेट्स से ये डिस्टेंस है, r एक्सिस है, r इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। जब r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर हो जाएगी, यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, जैसे ही r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर है इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा q by r कैपिटल R। और फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज जैसे वैसे आप देख सकते हैं 1 by r।
और एक और चीज जो मैंने बोला, ये समझने वाली बात यह है कि जो चार्ज तो सरफेस पे प्रेजेंट है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन आया उसमें आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। सो क्या ये रिजल्ट कुछ इस तरह से नहीं है क्या कि अगर मैं सेंटर पे क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज रखूं, जो चार्ज इस शेल के पास था, मैं क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज रखूं, तो इस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज की वजह से, मतलब पॉइंट चार्ज की वजह से ये के क्यू बाय आर रिजल्ट है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट बिहेव्स like the entire charge is present at its center। ये जो एंटायर चार्ज है वो इसके सेंटर पे प्रेजेंट है। इतना ज्यादा जरूरी होगा पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के सेंटर पे रखा है, इस तरह से बिहेव करता है। और दिस इज फॉर आउटसाइड पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज फॉर आउटसाइड पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इनसाइड में तो हमेशा जीरो ही होगा ना। बात समझ आ रही है? इनसाइड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही है, और आउटसाइड पॉइंट के लिए वो इस तरह से बिहेव कर रहा है, द एंटायर चार्ज इज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर। बताओ समझ में आया नहीं? दो ही बच्चों को आ रहा है, दो तीन बच्चों को ही समझ में आ रहा है, बाकी क्या करते? तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं, लेट्स से ये मेरा स्फीयर है, ये मेरी वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड को। लेट्स से ये मेरी एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। सेंटर से शुरू हुआ, आर डिस्टेंस तक गया, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसी सरफेस पे पहुंचा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो गई, के क्यू बाय आर, और फिर फर्दर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज करने लगती है। ये जो वैल्यू है के क्यू बाय कैपिटल आर, अभी तक समझ में आ रहा है तो प्लीज थम्स अप कर दो, मुझे भी पता लगता रहे कि हमको समझ में आएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट? अदिति कोई डाउट? नो सर। पक्का समझ में आ रहा सर ये सेल कौन सा था? है? सर ये स्फीयर कौन सा था, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग? नहीं, ये हमारा स्फीयर अगर ले रहे हो, सॉलिड स्फीयर ले रहे हो तो कंडक्टिंग है, शेल कुछ भी हो सकता है, कंडक्टिंग या तो नहीं, ये हमने लिखा। शेल लोगी तो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग कुछ भी हो सकती है, क्योंकि सरफेस पे चार्ज है। और अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो कंडक्टिंग सॉलिड, क्योंकि सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा, फर्क ही नहीं पड़ेगा अंदर कुछ है। ठीक है, समझ आया? ठीक है, उसके बाद डेरिवेशन आती है फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, और ये आपकी थिन शीट। बात समझ आई? हेलो, अगर आपके पास एक थिन शीट है, इनफाइनाइट शीट, तो कुछ बना लेते हैं,
मान लो आपके पास एक ऐसी इनफाइनाइट शीट, बोल दो यहाँ पे फाइनाइट बनाई है, मैं डॉटेड डॉटेड बना दूंगा, इसका मतलब ये हर डायमेंशन में फैली हुई। ये हर डायमेंशन में फैली हुई, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। और ये नेगेटिव भी हो सकता है, जनरली हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, अगर नेगेटिव आ जाएगा तो हम बस साइन चेंज कर देंगे, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। बस टॉपिक ये है, इस शीट की वजह से किसी आर डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ठीक है। ये अभी करें या 5-10 मिनट के ब्रेक में करें? सर कर दो। सर ये कंडक्टिंग शीट है। नहीं, थिन शीट है, ये कंडक्टिंग भी हो सकते हैं, नॉन कंडक्टिंग थिन है। तो सर फर्क पड़ेगा अगर कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग कुछ भी नहीं, रखेंगे? अगर थिन ले ली तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, वो मैंने इसको बिल्कुल थिन ले लिया, उसकी एक ही लेयर है, दोनों साइड चार्ज नहीं है, सिर्फ एक ही लेयर है। हाँ, ये मान के चलो एक लेयर है, थिक में फर्क पड़ जाएगा, सिर्फ एक ही साइड चार्ज है, एक ही लेयर है, एक ही लेयर ऑफ चार्ज। जैसे गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट नहीं होता, उसमें बोलते हैं कि सिर्फ एक ही लेयर, एक ही परत है एटम्स। ठीक है, मुझे बता दो ब्रेक किस टाइम पे लेना, उसी टाइम पे ब्रेक दूंगा, फिर हम मतलब पढ़ते रहेंगे। बताओ। हेलो 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 हेलो, आवाज नहीं आ रही। 10:15। अच्छा, क्लास भी तो लेट ही शुरू हुई थी। हाँ, 9:15 में तो क्लास शुरू हुई है, ठीक है। चलो, अभी यहाँ पे अपने को निकालना है इलेक्ट्रिक। अब इसको सोल्व करने के लिए हम इसका 2D व्यू ले लेते हैं। 2D व्यू मतलब यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ ड्रॉ करूंगा तो काफी काफी ड्रॉ करने में टाइम जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड। तो मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ कि मेरी एक इनफाइनाइट शीट है, मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। ये मैंने ऐसे ड्रॉ किया, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। लेट्स से किसी पॉइंट पी पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मान लो मेरा पी पॉइंट है, ठीक है। और इसका डिस्टेंस कितना है, यहाँ से डिस्टेंस है R। सबसे पहला काम क्या होता है, मैं कोई क्वेश्चन सरफेस ले लें, क्वेश्चन सरफेस। और क्वेश्चन सरफेस कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक कैसा, एट एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। सेकंड कंडीशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड डीएस वेक्टर के बीच का एंगल थीटा जो है सेम। तो यहाँ पे हम कैसा क्वेश्चन सरफेस ले लेते हैं, हम एक सिलेंड्रिकल क्वेश्चन सरफेस ले लेते हैं। वो सिलेंड्रिकल क्वेश्चन सरफेस कैसे हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी करता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये मैंने क्वेश्चन सरफेस, ठीक है, ये सरफेस, और ये इसका कर्व सरफेस, कर्व सरफेस। अब देखने वाली चीज क्या है, इस शीट की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर की तरफ, और इस शीट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर की तरफ।
हमने क्या क्या माना था कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा के बराबर सरफेस डेंसिटी, ठीक है। अभी गॉस लॉ क्या कहता है, और डीएस वेक्टर कहाँ है, डीएस वेक्टर, ठीक है, डीएस गॉस लॉ सेज इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड सरफेस E dot ds is equal to q enclosed by epsilon। अगर ये एक्चुअली में दिख आपको स्ट्रेट रहा है, और एक्चुअली में तो ये पूरी की पूरी शीट है, तो जब मैं यहाँ पे ऐसे गॉसियन सरफेस बनाऊंगा ऐसा, तो यहाँ पे भी एक सर्कल वाला एरिया कट करके जाएगा। आप ये चीज समझ पा रहे हो? बोल दो यहाँ पे मैंने आपको दिखाने के लिए एक थिन लाइन बनाई है, पर एक्चुअली में शीट है, तो यहाँ पे ऐसे कट करके जाए, तो यहाँ पे कितना चार्ज एनक्लोज हो जाए, अगर देखा जाए कितना चार्ज एनक्लोज हो जाए, तो चार्ज एनक्लोज विल बी इक्वल टू क्यू एनक्लोज सिग्मा इनटू डी। अब इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक करूं, लेट्स से ये मेरा सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है, ये सरफेस 3 है, तो इसको मैं ब्रेक करूं तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ई डॉट ds1 फॉर सरफेस 1 प्लस इंटीग्रेशन ई डॉट ds2 फॉर सरफेस 2 इंटीग्रेशन ई डॉट ds3 फॉर सरफेस 3, दैट इज इक्वल टू qn। q कितना है, q इज सिग्मा टू da बाय एप्सिलॉन। अब कहानी क्या समझने वाली है, ये जो कर्व सरफेस है, इस कर्व सरफेस पे इलेक्ट्रिक सरफेस वेक्टर हमेशा ऐसा होगा, पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा ऐसे निकल रहा है, यहाँ से हर पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा है, तो एंगल कितना बनेगा इस सरफेस वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो जो सरफेस 1 का डॉट प्रोडक्ट है वो तो हमेशा 0 का होगा, क्यों, क्योंकि सरफेस वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री। नेक्स्ट अगर मैं सरफेस 2 की बात करूँ, सरफेस 3 की बात करूँ, मेरा क्या रिजल्ट बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, एंगल बन रहा है 0 डिग्री, 0 डिग्री, और ये जो ds2 है इसको मैंने da बोलते हैं, ठीक है, d। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम कहानी बनेगी, सरफेस 3 सरफेस 3 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 0 डिग्री टू da। This should be equal to sigma into da by epsilon। लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करूंगा तो 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड da should be equal to sigma da by epsilon। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या मिल जाएगा, सिग्मा बाय 2 epsilon। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरी थिन शीट, थिन शीट मतलब जहां पे सिंगल लेयर ऑफ चार्ज, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। और अगर ध्यान दिया जाए, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं, इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ये मेरी एक शीट है, पतली सी शीट, इनफाइनाइट शीट है, और इसी चार्ज के ऊपर मैंने अपनी वाई एक्सिस बना दी, वाई एक्सिस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, और यहाँ मैंने अपनी एक्सिस, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिफाइन कर दिया एक्सिस, और ये डिस्टेंस एट एवरी पॉइंट, यहाँ से शुरू हो गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, at every point electric field का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट ग्राफ। बताओ समझ में आया? हेलो हेलो, ठीक है। अभी कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाती है जब हमारे पास, एक बार वापस रिपीट करना, क्या चीज, जो चीज आपने अभी बताई। मैं ये बोल रहा था
कि अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड वर्सेस डिस्टेंस के बीच में, तो लेट से ये मेरी y एक्सिस है और ये मेरी x एक्सिस है, तो फिर डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट, मैं इसके बिल्कुल पास में भी देख लूं तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, इससे दूर चला जाऊं तब भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता। हाउएवर जब हमने एक शीट की बात करी, लाइन चार्ज की बात करी थी, एक लाइन चार्ज के केस में एक लाइन चार्ज के केस में अगर मैं लाइन के जस्ट पास की बात कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट है। तो अगर r की वैल्यू 0 होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल टेंड टू इंफिनिटी, अगर r टेंड्स टू 0 इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी, इंफिनिटी तो काफी हाई वैल्यू है, लेकिन शीट के केस में ऐसा, शीट के केस में इट इज ए कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, आगे चलें। अभी फिर कहानी आती है थिक कंडक्टिंग शीट। अब कंडक्टिंग का रूल आ जाता है, हम थिकनेस की बात करें। अगर मान लो आपके पास एक थिक कंडक्टिंग शीट है ऐसा, इसकी कुछ भी थिकनेस हो सकती है, हालांकि मैंने ऐसे चौड़ी बना दी तो आपके माइंड में आ रहा है कि बहुत ज्यादा चौड़ी है, कितनी भी हो सकती है, कम से कम भी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा। यहाँ पे मैंने इसको कुछ चार्ज दिया क्यू, ठीक है। अब चार्ज इसके आउटर सरफेस पे आ जाएगा, यहाँ एक इस साइड आ जाएगा और एक इस साइड आ जाएगा। अभी इसके दो फेस होते हैं, राइट, और हमें पता है जितना भी चार्ज होता है आउटर सरफेस पे आ जाता है, इनसाइड ना कोई चार्ज होता, नो चार्ज फील्ड। तो इस कहानी को हम सोल्व नहीं करेंगे, सोल्व करने में कोई टाइम नहीं लगता। हम इसको ऐसा समझ लेते हैं कि ये जो शीट है हमारी कंडक्टिंग शीट एक्चुअली इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू शीट्स, टू थिन शीट्स। एक थिन शीट ये हो गई, शीट ये हो गई, ठीक है। अब देखो एक थिन शीट ये है, शीट ये है, तो दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी तो सेम ही होगी, सिग्मा, और यहाँ पे सिग्मा। अगर मैं यहाँ पे किसी लेफ्ट पॉइंट पे बात करूँ, इस लेफ्ट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस की वजह से, एक शीट 1 की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और एक शीट 2 की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। तो दोनों का सम कितना बन जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। हमें अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। सिमिलरली अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पे कंसीडर करूँ, कौन सा पॉइंट, टुवर्ड्स द राइटवर्ड पॉइंट, शीट 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। शीट 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। और सिमिलरली अगर मैं इनके बीच में बात करूं, शीट 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इधर, शीट 2 की वजह से इधर, दैट विल कैंसिल आउट, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो थिक शीट की आपको अलग से कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप एक थिक कंडक्टिंग शीट को मान सकते हो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन शीट्स, दो थिन शीट्स का कॉम्बिनेशन। अगर समझ में आ गया तो बताओ, हमें अलग से कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत। फिर एक और कॉन्सेप्ट आता है, अगर मान लो हमारे पास दो थिक शीट्स, एक थिक शीट ये है और एक थिक शीट ये, ठीक है। लेट्स से इसको मैंने कुछ चार्ज दिया Q1 और इसको चार्ज दिया Q, ठीक है, एक को Q1 चार्ज दिया, एक को। अब इनके दोनों के बीच में काफी लार्ज सेपरेशन, इनके बीच का सेपरेशन काफी लार्ज है, लार्ज सेपरेशन, सो दैट इनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन। जब मैं इनको धीरे 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 पास में ले आऊंगा किसी भी एक शीट को दूसरे के पास, तो इनकी इंटरेक्शन बढ़ने लग जाएगी और इंटरेक्शन की वजह से चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। जब मैं इनको क्लोज लेके आऊंगा, क्लोज लाने की वजह से इनके बीच में इंटरेक्शन होगी और इंटरेक्शन की वजह से चार्जेस का इंडक्शन होगा
और इंडक्शन होने की वजह से चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन, चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाए, वो कैसे होंगे उसको मैं आपको रिजल्ट बता देता हूँ। ये जो आउटर सरफेस है ना, लेट्स से इसके ऊपर चार्ज क्यों होता है, इसके ऊपर these are outer surface will have equal charges, तो outer surface के चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, Q1 प्लस Q2, यहाँ भी Q1 प्लस Q2 बाई 2 होगा। इसकी भी डेरिवेशन है, पर डेरिवेशन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इनफैक्ट बोर्ड्स में तो ये नहीं पूछा जाता, पर रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं रिजल्ट्स, ठीक है। और इस पे कितना चार्ज आएगा, इस पे आ जाएगा Q1 माइनस Q2, ये वाला मतलब ये वाला शीट Q1 है ना, तो अंदर आएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2 और इसके आएगा Q2 माइनस Q1, जो शीट है उसमें से नेगेटिव हो जाएगा, मतलब Q2 माइनस Q1 बाई 2, क्योंकि ये Q2 है तो यहाँ Q2 माइनस Q1 बाई 2, एक Q1 है तो Q2 माइनस। अब मुझे ये बताओ इन दोनों को ऐड करके, इसको और इसको ऐड करके बताओ क्या Q1 आ रहा है क्या आंसर, और इसको और इसको ऐड करके बताओ क्या Q2 आंसर आ रहा है, बताओ। चार्ज कंजर्वेशन तो वैलिड ही हो रहा है, इस पे Q1 चार्ज था इनिशियली, अभी भी Q1 ही है, पर रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, बाहर वाली शीट पे क्या आ गया Q1 प्लस Q2 बाई 2 और अंदर वाली पे आ गया Q1 माइनस Q2। सिमिलरली इस Q2 शीट पे क्या है, बाहर तो Q1 प्लस Q2 बाई 2 और अंदर आएगा Q2 माइनस Q2 बाई 2। ये किस लिए बता रहा हूँ, इसके बेसिस पे भी हम क्वेश्चंस करेंगे, एक ब्रेक ले लेते हैं, देन उस ब्रेक के बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। मुझे बता दो किस टाइम ज्वाइन करोगे एक्चुअली, टेन 30, ठीक है, टाइम में बढ़ाऊं, 10:35 पे मिलते हैं सारे, ठीक है, जल्दी से आ जाओ, सेम मीटिंग लिंक ज्वाइन कर लेना, मैं भी ज्वाइन कर लूंगा, 10:35 पे मिलते हैं, अभी मैं सेशन एंड कर रहा हूँ, ठीक है। फाइश एंड जिज्ञासा आपको मीटिंग में रहना क्या, जिज्ञासा